Hello everyone, let's start with chapter number 1 that is units, dimensions and errors. So हम इसमें ये बात करने वाले हैं कि units क्या होता है और दूसरी चीज उसी के अंडर आती है difference between fundamental and derived quantities. So we are going to discuss about these two topics in this video. So let's start with the first topic that is units. अब देखो यार, जब भी हम यूनिट्स की बात करते हैं तो हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है और हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक लाइन की। तो देखो यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है और उसकी मेजरमेंट लिखी हुई है 5 मीटर। या कोई भी चीज आप मेजर करते हो तो आप बोलते हो 5 kg। जैसे आपने मिल्क को मेजर किया दैट इज 5 kg, लिक्विड को मेजर किया 2 kg बोला आपने। तो जब भी हम बात कर रहे हैं हम ये नहीं बोल रहे कि ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसा नहीं बोल रहे। हम उसके साथ एक क्वांटिटी लगा रहे हैं या एक यूनिट लगा रहे हैं हमेशा जब भी मेजरमेंट कर रहे हैं। तो जैसे अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं, यहाँ पे मैंने बोला 5 मीटर की लेंथ है इसकी लाइन की। तो अब इसका मतलब हुआ क्या? इसका मतलब ये है कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक हमारा 5 हो गया, दूसरा हमारा मीटर हो गया। 2 चीजों की बात हो रही है यहाँ पे। एक तो मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है कि कितनी वैल्यू है। अगर मैं सिर्फ ये बोल देती कि ये मीटर है, इससे मुझे क्या समझ आता कि कितने मीटर है, हमें तो पता ही नहीं चला कि उसकी वैल्यू कितनी है। तो वैल्यू की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी इम्पोर्टेंस हमारी यूनिट की होती है। जैसे यहाँ पे बात की हुई है 5 मीटर की, तो सेकेंड पार्ट हमेशा हमें क्या बताता है? यूनिट बता देता है। पहला पार्ट हमें हमेशा मैग्नीट्यूड बताएगा और दूसरा पार्ट हमें हमेशा यूनिट बताता है उसकी। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे बेसिक यूनिट्स। अगर आप किसी लिक्विड को मेजर करना चाहते हो तो आप केजी में बात करोगे या ग्राम्स में बात करोगे, या किसी सब्सटेंस को मेजर करना चाहते हो तब भी हम केजी की बात करते हैं। अगर आप जैसे किसी को मेजर करना चाहते हो, किसी की हाइट मेजर करना चाहते हो तो हम मीटर्स की बात करते हैं, फुट की बात करते हैं। तो ये सारी क्वांटिटीज के बारे में हमें एक्सक्लूसिवली पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में। अब ये तो हो गया हमारा यूनिट्स और उनकी इम्पोर्टेंस और कैसे वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मैग्नीट्यूड की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी यूनिट की इम्पोर्टेंस है। लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब देखो यार, जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज में देखो क्या क्या आता है। पहले तो मास, दूसरा आता है आपका लेंथ, तीसरा आता है हमारा टाइम। ये हमारी 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और ये किसी और चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज। मास कभी भी किसी और चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, लेंथ कभी भी किसी और चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, टाइम किसी भी और चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये हमारी बेसिक क्वांटिटीज हैं जो हमें और क्वांटिटीज डिराइव करने में हेल्प करती हैं। जैसे सेकेंड पार्ट में मैंने लिखा हुआ है डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है? जो कि इन फंडामेंटल क्वांटिटीज से हमें मिलती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, फोर्स इक्वल मास इनटू एक्सीलरेशन। अब मास का क्या है? मास होता है हमारा केजी में, एक्सेलरेशन किस में होता है? हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। अब देखो यहाँ पे केजी की बात हुई, मीटर की बात हुई, टाइम की बात हुई। अब इसके जो पूरा इक्विवेलेंट होता है केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर के, वो क्या होता है? न्यूटन। तो हमने इससे एक न्यू क्वांटिटी डिराइव की, एक न्यू यूनिट डिराइव की। किससे डिराइव किए? मास, लेंथ और टाइम के यूनिट से। देखो मास था, लेंथ था, टाइम था। अगर ये 3 क्वांटिटीज हैं तो दे आर फंडामेंटल। अगर इनसे आप कोई न्यू चीज डिराइव करते हो देन दे आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो ये डिफरेंस समझ आया आई होप आप लोगों को कि डिफरेंस क्या है फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज में। नाउ द नेक्स्ट इज वी नीड टू नो in how many parts or we have how many systems in units. So basically we have 4 units. The first one is CGS units. That is actually a Gaussian system in which C means centimeter, C stands for centimeter, G stands for gram
S stands for second system. So you know that centimeter is used for length, gram is used for mass, and second is used for time. So these are the three quantities under CGS unit. The second is FPS. FPS is foot, P is pound, S is second. Again, foot is used for length, pound is used for mass, and the last one that is second. Second is used for time. Now then we have MKS system. MKS system is widely used and basically used for mechanics. And in India we basically use MKS system. तो M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम, S का मतलब सेकेंड. जैसे हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं 9th 10th में हमें यही बेसिक सिखाया जाता है कि हमें किसी भी चीज को मीटर और सेकेंड में कन्वर्ट करना है. किलोमीटर पर आवर जैसी हमें दिखता था हम उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकेंड में बना देते थे. बट उसके पीछे का हमें ये नहीं बताया गया कि कैसे और क्यों हो रहा है ऐसा. तो वो अब बताएंगे आपको कि बेसिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं हमारे. तो हम जो है इंडिया में जो है हम यूज करते हैं MKS सिस्टम. MKS सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है क्योंकि यहाँ पे देखो जो क्वांटिटीज है, अगर बात करो मीटर की काफी बड़ी लेंथ होती है, किलोग्राम भी काफी बड़ी लेंथ है. तो बाकी चीजों को डिफाइन करना, छोटी चीजों को डिफाइन करना बहुत इजी हो जाता है. अगर आप सेंटीमीटर और ग्राम की बात करो, ये खुद में ही इतनी छोटी लेंथ है या मास है कि हमारा मेजरमेंट का सिस्टम बहुत ज्यादा बदल जाता है. इसलिए हम सेंटीमीटर और ग्राम को प्रेफरेंस ना देते हो हम किसको प्रेफरेंस देते हैं? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड सिस्टम. और जो हमारा लास्ट सिस्टम है वो हमारा है SI सिस्टम. SI सिस्टम क्या होता है? जो इंटरनेशनली यूज किया जाए, कोई भी चीज ऐसी है जो इंटरनेशनली यूज करी जा रही है उस सिस्टम को हम बोलते हैं SI सिस्टम. और इसके अंडर हमारे 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं उनको हम. जो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज हमें पढ़नी है वो 7 होती हैं. 7 के अलावा 2 और हैं सप्लीमेंट्री दैट आई विल एक्सप्लेन यू. सो अभी हम स्टार्ट करते हैं पहले 7 बेसिक्स जो हमारी बहुत ज्यादा यूज होती हैं हमारी डेली लाइफ में. देखो यहाँ पे आपको टेबल 1 में दिख रहा है कि हमारे पास सबसे पहली क्वांटिटी है मास. जब भी हम मास की बात करते हैं तो मास की जो SI यूनिट रखी गई है वो रखी गई है किलोग्राम. अब देखो यार इन्होंने यहाँ पे ग्राम क्यों नहीं रखी? ग्राम इसलिए नहीं रखी क्योंकि वो काफी कम यूनिट है, या मतलब कह सकते हो कि काफी छोटा यूनिट है. मास का जो है मास को हम मेजर किस में करते हैं? किलोग्राम में, क्योंकि वो बड़ा यूनिट है. देखो अगर हम दूध खरीदने जाते हैं और हम बोलते हैं 1 किलोग्राम 1 kg दे दो, हम ग्राम में कभी मेजरमेंट्स नहीं बोलते. क्यों? क्योंकि वो काफी छोटे यूनिट है. अगर हम ग्राम में बोलने लगे तो हम तो मतलब गए. ठीक है, तो मास को हम किस में यूज करते हैं? किलोग्राम. SI यूनिट इज किलोग्राम. लेंथ इज फॉर मीटर. देन वी हैव टाइम. SI यूनिट फॉर टाइम इज सेकेंड्स. फोर्थ इज टेम्परेचर. टेम्परेचर की SI यूनिट होता है केल्विन. Then we have luminous intensity. This you will study in optics or some of the topics of it. So luminous intensity is candela, CD, defined by CD, symbol is CD. Then we have electric current. ये तो आप 10th class से पढ़ते आ रहे हो कि electric current का SI unit क्या होता है? Ampere. Last जो होता है वो होता है हमारा amount of substance, that is mole. ये ज्यादातर हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं कि सब्सटेंस को अगर आपको मेजर करना है तो आपका यूनिट होता है उसके लिए मोल, एंड इट इज डिफाइंड बाय सिंबल इज स्मॉल MOL. सो MOL. दीज आर माय 7 फंडामेंटल यूनिट्स जो हमारा हमेशा यूज होते ही होते हैं. ये जो हमारे यूनिट्स हैं ये सारे साइंटिफिक लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं, और जो भी मतलब साइंटिस्ट करते हैं रिसर्च पर्पस के लिए या जो भी है वहां पे यही यूनिट्स हमेशा आपको नजर आए. इसके अलावा कोई नहीं. जैसे अगर मैं बात करूं टेम्परेचर का, आपने बहुत ज्यादा बार पढ़ा हुआ है कि फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन देखो यहाँ पे कि टेम्परेचर का SI यूनिट मेन उन्होंने क्या रखा हुआ है? केल्विन रखा हुआ है, नॉट फ़ारेनहाइट. तो आपको ये भी ध्यान रखना कि टेम्परेचर को हम किस में मेजर करते हैं? केल्विन. एंड द सिंबल फॉर इट इज K.
अब जो भी साइंटिस्ट अपना रिसर्च पेपर लिख रहे होंगे या जो भी करेंगे अराउंड द वर्ल्ड, वो इन बेसिक यूनिट्स का इस्तेमाल करेंगे, नॉट एनी अदर। लाइक केजी की जगह ग्राम नहीं लिखेंगे, मीटर की जगह किलोमीटर नहीं लिखेंगे। तो ये चीजों का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो ऐसा यूनिट ये 7 हो गई हमारी। अब इसके बाद 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है, जैसे हम बोलते हैं ना सप्लीमेंट्री बुक्स पढ़नी चाहिए, एक्स्ट्रा बुक्स पढ़नी चाहिए फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज। वैसे हमारे पास ये 2 एंगल्स हैं जो कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स की तरह काम करते हैं। एक है हमारा रेडियन। रेडियन आप मैथ्स में भी बहुत बार पढ़ोगे, लेकिन मैं उसका बेसिक मतलब बता देती हूँ कि कहाँ पे यूज होता है। तो अब हमें डिफाइन करना है कि 1 रेडियन क्या होता है। अगर मैं बात करूं एक सिंपल सर्कल की, और यहाँ से हम सेंटर से एक रेडियस बनाते हैं r, यहाँ से भी हम r बनाएंगे, और जो ये हमारी आर्क है इट मस्ट बी इक्वल टू r एज वेल। बट थोड़ा सा आपको नजर आ रहा है कि वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, बट हमें r का डिस्टेंस का जितना r आपने लिया, मान लो 1 सेंटीमीटर r लिया, तो ये जो आर्क लेंथ है हमारी, ये वाली आर्क लेंथ, ये भी हमारी कितनी होनी चाहिए जितना आपने r लिए। तो तभी हम इसको क्या बोल सकते हैं, दैट दिस होल इज इक्वल टू 1 रेडियन। ये हम पढ़ते हैं प्लेन एंगल्स को पढ़ने के लिए। जैसे एक हमारा सर्कल है, सर्कल हमारा एक प्लेन फिगर है, तो यहाँ पे अगर आपको 1 रेडियन निकालना है तो ऐसे निकालेंगे। अब बात करते हैं, अगर मैं इस हिस्से की बात करती हूँ, फिजिक्स में ज्यादातर जहाँ पे भी हमारा यूज होगा आपका, ये मान लो ये हिस्सा है मेरा, और इसको मान लेते हैं डेल थीटा। डेल थीटा मतलब कि छोटा सा एंगल है एक। जैसे अगर हम पूरे एंगल की बात नहीं कर रहे, छोटे से एंगल की बात कर रहे हैं, तो उसको हम लिखते हैं डेल थीटा इन फिजिक्स। अब ये मेरा है डेल एस। डेल एस का मतलब कि ये स्मॉल लेंथ, पूरी लेंथ तो ले नहीं रहे हैं, स्मॉल लेंथ ले रहे हैं, सो इट इज इक्वल टू डेल एस। नाउ द डिस्टेंस इज आर ओनली, दैट इज रेडियस। तो ये वाला पार्ट को बस मैंने मैग्नीफाई करके आपको दिखाया है यहाँ पे। और अगर आपको मान लो कि बोला जाता है कि डेल थीटा फाइंड आउट करो, तो डेल थीटा क्या होगा, डेल थीटा इक्वल डेल एस ओवर आर, एंड इट विल बी इन रेडियंस। So this is the formula for radian for plane angle. Now the next is स्टेरेडियन। स्टेरेडियन किस लिए यूज किया जाता है, ये देखो यहाँ पे बस STE एक्स्ट्रा लगा हुआ है, और ये किस लिए यूज किया जाता है, फॉर अ सॉलिड एंगल। अब मेरे को सर्कल की बात नहीं करनी, क्योंकि सर्कल तो प्लेन एंगल था, सर्कल हमारा क्या देगा, प्लेन एंगल देगा। लेकिन अगर आपको बात करनी है सॉलिड एंगल की, सॉलिड एंगल के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, एक स्फीयर लेना पड़ेगा। और स्फीयर हमें पता है कि क्या होता है, लाइक अ बॉल। तो बॉल की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, तो एक 3D फिगर है वो। तो अब इसमें से हमें अगेन छोटी सी फिगर लेनी है, या छोटा सा पार्ट लेना है। तो इसका एक बार मैं फिगर थोड़ा सा इनहांस करके बना के दिखाती हूँ कि इसका सॉलिड एंगल कैसे बनेगा। तो अब ये हमारा सॉलिड एंगल का स्ट्रक्चर बन गया, जिसको हम बोलते हैं एंगल इन स्पेस। अब देखो यार, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, DA, कि छोटा सा एरिया है ये हमारे पास। और अगर मैं यहाँ पे सॉलिड एंगल को डिफाइन करूँ, तो सॉलिड एंगल को ऐसे बनाया जाता है जैसे ओम का साइन होता है, वैसे ही D ओम। देन you know that the distance is from center, so it will be r, it will be equal to radius. Now if you want to find the solid angle will be equal to dA over r, and it is measured in steradian. यहाँ पे हमारा r स्क्वायर आएगा। r स्क्वायर कैसे आया, क्योंकि ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना यहाँ पे, it will form a square type structure will be there. So if I take this structure as this, so it will be r here, it will be r here. So now it will form r square. Why? Because area of square is r square. So these are my supplementary units which I have to know about, that is of radian and steradian. Next is practical units of length.
कुछ हमारे को यूनिट्स पढ़नी है जो हमारे फिजिक्स में बहुत काम आती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं पहली, माइक्रोन। माइक्रोन को कहाँ पे यूज किया जाता है, पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ। माइक्रोन यूनिट होता है हमारा बहुत छोटा सा यूनिट है, स्मॉल यूनिट है। क्यों यूज किया जाता है? इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अगर आप किसी चीज को, बहुत छोटे से माइन्यूट चीज को मेजर करना चाहते हो, जैसे कि वायर का लेंथ और कुछ ऐसा बहुत छोटी सी चीज है, या उसका रेडियस मेजर करना चाहते हो या कुछ ऐसा, तो हम उसको क्या करते हैं कि माइक्रोन में मेजर करते हैं। तो इट इज एक्चुअली अ स्मॉल यूनिट ऑफ मेजरमेंट लेंथ, बट इट इज वेरी स्मॉल यूनिट। नाउ वी शुड नो हाउ टू कन्वर्ट दीज माइक्रोन इनटू एसआई यूनिट, इनटू एसआई सिस्टम। अब देखो, अगर किसी रिसर्चर ने फाइंड किया कि इट इज 1 माइक्रोन, but he won't write 1 micron in research paper. Why? Because he need to convert this into SI unit. अब जब 1 micron लिखते हैं, 1 micron is written like this, 1 micrometer. This symbol stands for micro. This is micrometer. Now if you want to convert micrometer into meter, so it will be 10 raised to power minus 6 meter. Now the second one, this is about micron, the second one is angstrom. Angstrom is generally used in atomic physics. This is actually used in atomic physics. अगर आप कभी भी atomic physics पढ़ोगे या कुछ भी छोटा सा टॉपिक पढ़ोगे एटम्स के बारे में, जैसे हम एटम का साइज के बारे में बात करते हैं, तो उसको हम किस में मेजर करते हैं? एंगस्ट्रॉम में। अब देखो, अगर लिखना कैसे है इसको, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स, अब आपको इसको अगेन मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इट इज 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 मीटर। कोई भी एटॉमिक फिजिक्स की बात करता है या एटम से रिलेटेड बात करता है, तो ही जनरली टॉक्स इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम। बट हमें किस में बात करनी है? एसआई यूनिट में, तो हमने उसको किस में कन्वर्ट कर लिया? मीटर में। नेक्स्ट आता है आपका लाइट ईयर। लाइट ईयर जनरली यूज किया जाता है बाय एस्ट्रोफिजिक्स। अगर जैसे आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है नासा टॉक्स में, तो आप वहां पे बहुत ज्यादा सुनोगे लाइट ईयर के बारे में। तो लाइट ईयर क्या होता है? यूनिट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर फ्री स्पेस। तो ये लाइट ईयर की डेफिनेशन होती है। तो 1 लाइट ईयर को आप कैसे मेजर करते हो? 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, अब देखो, अब अगर आपको पता हो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, तो स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8। अब हमारे पास पूरे साल में कितने डेज होते हैं? 365। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? तो 24 हो गए यहाँ पे। और कितने मिनट्स होते हैं? 60। सेकेंड्स कितने होते हैं? 60। तो अब जब आप इसको सॉल्व करते हो, तो आपके पास फाइनल आंसर आता है 9.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 15 मीटर्स। क्योंकि हमें क्या करना था यार, लाइट ईयर को मीटर में कन्वर्ट करना है। हर चीज को देखो, अगर आप देखो, माइक्रोन को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, एंगस्ट्रॉम को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, 1 लाइट ईयर को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया। अब इसी तरह 4th यूनिट होता है हमारे पास फर्मी। और फर्मी का इस्तेमाल कहाँ होता है? अगर आपने पढ़ा हो 9th क्लास में अच्छे से, तो वहां पे न्यूक्लियस का साइज की बात काफी बार की गई है। तो अगर साइज ऑफ न्यूक्लियस हमें निकालना है या बात करनी है उसके बारे में, तो जनरली साइंटिस्ट डू राइट इन टर्म्स ऑफ 1 फर्मी, क्योंकि काफी छोटी यूनिट है। तो उसको अगर कन्वर्ट करना है आपने, तो इट इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 15 मीटर। नेक्स्ट इज एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट भी आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। जो एटॉमिक मास यूनिट AMU अगर याद हो तो इट इज एक्चुअली अ यूनिट ऑफ मास इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो अगर आपने कभी भी AMU की वैल्यू पढ़ी हो, तो इट इज एक्चुअली इक्वल टू 1.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 27 kg। अब देखो यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? kg में। एंड kg वी नो इज अ SI यूनिट। तो ये सारी चीजों की बात हम किस में कर रहे हैं? मीटर या kg में। तो ये हमें सीखना है कि हम इन सब चीजों को कैसे SI यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, ये आप सबको आने चाहिए। अगर आप JEE की तैयारी कर रहे हो या नीट की तैयारी कर रहे हो, तो
ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. So this ends here. This chapter ends here. So I will provide you notes of this particular topic in the description box, so you can check out there. So thank you for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel. I will come up with more such videos for you all. Thank you for watching this.